बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ डाटा साइंस के लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल डाटा। रिलेशनल डाटा में क्या है, हम डाटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि डाटाबेसेस जो हैं वो क्या होती हैं, उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम लेंगे। मुझे मालूम है कि डाटा साइंस के अंदर एक लेक्चर के अंदर डाटाबेसेस को कवर करना एक नामुमकिन सी बात है आप लोगों ने, मगर हम उसके शॉर्ट से इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि देखें कि पाइथन के अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो कवर की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं इसमें डाटा साइंसिस के अंदर रिलेशनल डाटा को कवर करने के लिए। तो उसका हम एक इंशाल्लाह शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है वो लें। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करें, हम अपनी दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर के अंदर हम चीज़ें कवर करेंगे वो है जी ओवरव्यू ऑफ रिलेशनल डाटा। रिलेशनल डाटा जो है क्या होता है, फिर एंटिटीज क्या होती है रिलेशनशिप के अंदर, फिर हम पांडास और एसक्यूएल की जो लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन के अंदर वो हम यूज़ करेंगे, किस तरह से डाटाबेस के अंदर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं उसे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर आउटलाइन के अंदर वो है जॉइंस, जिसे जॉइनर्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट्स 4 जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो आप वहाँ से अपने नोट्स जो हैं वो उसकी मोर प्रैक्टिस और मोर इन डेप्थ नॉलेज जो है जो डाटाबेस के बारे में है वो वहाँ पे उसके नोट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो क्या होती है। रिलेशनशिप बेटा एक है कि अगर सबसे पहले कि हमने डाटा की डिफरेंट टाइप्स देखी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हमने दो तरह से वेब से डाटा लिया और फिर हमने एक स्क्रैपिंग करके डाटा जो था वो लिया। और एक मैंने कहा था कि हम डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर भी हम एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करूँगा। सही है, तो ये लेक्चर जो है वो उसी से रेलिवेंट हैं। सही, आपको पता है कि हम डाटाबेस के अंदर मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर डाटा जो था मैंने क्या बताया था कि एक ही पैटर्न सब सारे के सारे, जैसे कि आपको ये एक डाटा जो है वो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एक डाटा बेस का एक टेबल जो है वो बना हुआ है और उसके सारे के सारे रोज़ और कॉलम की फॉर्म में उसे स्टोर करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या नाम देंगे हम, टेबल का। ठीक है, टेबल में पहले हम रिलेशनशिप जो थी वो यूज़ करते थे टर्मिनोलॉजी डाटाबेसेस के लिए, मगर हम टेबल जो है वो भी यूज़ करते हैं। कोई स्टूडेंट जो है मुझे बता सकता है कि रिलेशंस में और टेबल में क्या डिफरेंस होता है? अपने तौर पे खुद सोचें और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सही, टेबल जो है बेटा, टेबल ये है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है। ठीक है, मगर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप भी एक टेबल ही होता है, मगर उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि उसके अंदर आपकी प्राइमरी की या एक रिलेशनशिप जो है वो होता है, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है, मैंने बताया कि आपका सारे का सारा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ द टर्म रिलेशन कैन बी इंटरचेंज विद द स्टैंडर्ड नोशन विच वी हैव ऑफ टेबुलर डाटा। सी एन इंस्टेंस ऑफ अ पर्सन रिलेशन। ठीक है, हमने एक इंस्टेंस जो है बनाया पर्सन का, ये पर्सन का एक टेबल जो है हमने बनाया है, उसके अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करवा दी हैं। अब यहाँ पे टेबल को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हैं वो समझना ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, हम उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लेंगे कि टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं स्टोर होती हैं। द बेसिक रिलेशन टेबल की हम बात कर रहे हैं। द टर्म टेक्निकल रिलेशन कैन बी इंटरचेंज विद द स्टैंडर्ड नोशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब हमारे अंदर पर्सन का एक टेबल जो है ये हमने ये बना लिया है। अब इसके अंदर जो इसकी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो है रोज़।
ठीक है, आपको पता है, आप डेटाबेसेस पढ़ के आएंगे, इसके अंदर रोज़ जो हैं वो होती हैं, और रोज़ क्या होती हैं, जिसे हम टुपल्स या रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द रिलेशन एंड मस्ट बी यूनिक। ठीक है, ये मैंने बताया था टेबल के अंदर ये लाजमी नहीं कि चीज़ें जो हैं वो यूनिक हों। ठीक है, जबकि आपके रिलेशनशिप में या डेटाबेस के अंदर ये ज़रूरी है कि सिंगल इंस्टेंसेस जो हैं वो स्टोर करें और वो यूनिक होने चाहिए। रिकॉर्ड हम एक से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मगर वो हर रिकॉर्ड जो है उसकी कुछ ना कुछ जो है वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जी उसी टेबल के ऊपर कॉलम्स। कॉलम के टेबल जो हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, कॉलम के टेबल जो हैं वो क्या हैं? आईडी है, ठीक है, ये लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, रोल जो है, ये सारे के सारे इसको हम नाम देते हैं जी एट्रीब्यूट्स का। आपने डाटा साइंस के अंदर ये सारे के सारे, अगर मैं पूछूं कि इस टेबल के अंदर, पर्सन के टेबल के अंदर कितने हैं एट्रीब्यूट्स, तो कितने एट्रीब्यूट हैं जी? 4 एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड रोल। इसका मतलब है कि कॉलम वाइज जो हैं हम उसके अंदर अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? पहले हमने रोज़ की बात की, फिर हमने कॉलम्स की बात करना शुरू कर दी। अब जब हम बात कर रहे थे तो मैं अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा था और आपने एक ही टेबल अभी तक देखा। जब हम एक ही टेबल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ये इज़ नॉट अ पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग एज अ रिच डाटा सोर्स। ये रिच डाटा सोर्स के तौर पे एक बात जो है वो सही नहीं है। हमारे टेबल के अंदर ये हम बेसिकली हम एक फ़ाइल के अंदर भी जो काम हमने किया है ये फ़ाइल के अंदर भी कर सकते थे। ठीक है, टेबल जो हैं रिलेशनशिप की जो है इंपॉर्टेंस उस वक्त है जब मल्टीपल टेबल्स हैं और उनके रिलेशनशिप जो है वो आपस में हो, तो उस वक्त आपका ये काम जो है वो करामत होगा। जैसे मैंने आपको CSV की फॉर्म में भी मैंने डाटा दिया है, मैंने आपको CSV की फॉर्म में डाटा दिया है असाइनमेंट नंबर 1 का। ठीक है, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में अगर आपने देखा है तो टेबुलर फॉर्म के अंदर सारे का सारा इसके एट्रीब्यूट्स हैं और रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर वो काम CSV में कर सकते हैं तो टेबल डेटाबेस में जम करने की क्या ज़रूरत है हमें? इसकी ज़रूरत ये है कि हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे और मल्टीपल टेबल्स के दरमियान हम आपस में रिलेशनशिप जो है वो बनाया करेंगे। मल्टीपल टेबल और विच वी कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला जो था अभी एक था रोल एट्रीब्यूट इन अ पर्सन टेबल इज़ नॉट पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो रोल का जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। यहाँ पे अगर देखें रोल जो है इंस्ट्रक्टर भी है, टीचर असिस्टेंट भी है और स्टूडेंट भी है। ठीक है, अब अगर क्या हो कि यहाँ पे अगर हम सोचें कि रोल जो है उसको अगर हम यहाँ पे एक डाटा टाइप बना दीजिए स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग की लिमिट जो है वो तो अनडिफाइंड हो सकती है, उसमें तो कहीं जितना मर्जी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर वहाँ पे डिफ़ाइन कर दें लेट्स से कि स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट अगर डिफ़ाइन कर दें तो आप स्टूडेंट ऐसे कैपिटल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, स्टूडेंट को हर दफ़ा ये चीज़ें जो हैं वो टाइप करनी पड़े। उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक रोल का टेबल जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं थी पिछले टेबल में और एक CSV कोमा सेपरेटेड डाटा जो था पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे आके आपको रिलेशनशिप की टेबल्स की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास रोल जो है वो क्या है, 3 रोल हैं हमारे पास, इंस्ट्रक्टर है, टीचर असिस्टेंट है एंड स्टूडेंट है। 3 है, इससे ज़्यादा रोल जो है वो नहीं हो सकते। अब क्या करें, अब हम उसके अंदर इसको एक सेपरेट टेबल के तौर पर डिफ़ाइन कर लिया। सही, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो पर्सन का टेबल जो था उसके अंदर हम उसकी रोल आईडी जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे उसकी रोल आईडी डिफ़ाइन कर दी तो हमारे पास 3 ही रोल्स हैं, सिर्फ
ठीक है। तो हमारे पास कितने रोल्स होंगे, सिर्फ 3 रोल जो हैं हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। इससे ज़्यादा रोल जो है जैसे मैं से बताया कि स्ट्रिंग हो सकता है, अब स्टूडेंट हो सकता है, कोई और रोल जो है स्टूडेंट टाइप करते तो इसका मतलब है वो इन्फिनिट हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने रोल डिफ़ाइन कर दिया कि अगर हम इस लेक्चर की बात करें, इस डाटा साइंस की कोर्स की बात करें तो इसमें 3 रोल ही डिफ़ाइन है। नंबर 1 इंस्ट्रक्टर है, नंबर 2 टीचर असिस्टेंट है और स्टूडेंट है। अब हमने सारी की सारी चीज़ें जो हैं प्री डिफ़ाइन करके यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने रोल पर्सन के टेबल के अंदर यहाँ पे रोल आईडी लिख दिया कि कोटलर जो है उसका फर्स्ट नाम ये है, जिक ये है, तो उसका रोल क्या है, 1 है। 1 क्या है, इंस्ट्रक्टर है, सही। अब दूसरा है, सेकंड हमारे पास रिकॉर्ड है, उसका लास्ट नेम जो है मैंने लिखा है गौरव है और रोल आईडी 2 है। 2 क्या है, टीचर असिस्टेंट है। और यहाँ पे 3 हमारे पास, थर्ड जो है वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं। अभी भी यहाँ तक अगर आपको देखा जाए हमने टेबल अभी भी बना लिए हैं, ये काम तो हम अलग से भी एक और टेबल बना के भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है, फर्दर इम्पोर्टेंस जो है वो क्लियर होगी कि जब हम प्राइमरी की के फीचर जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक आईडी फॉर एवरी ट्यूपल इन अ रिलेशनशिप, दैट इज़ एवरी रो इन अ टेबल, ईच रिलेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 प्राइमरी की। अब यहाँ पे मैंने यहाँ की जो प्राइमरी की थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। आईडी जो है वो यहाँ पे साइन कर दी। अब ये जो आईडी जो होगी वो इसकी प्राइमरी की जो है, अब प्राइमरी की जो है इसके अंदर भी यूनिक है, इसके अंदर भी यूनिक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पर्सन के टेबल के अंदर ये प्राइमरी की जो है वो क्या है, यूनिक है, ये रिपीट नहीं हो रही, रिपीटेड नहीं है। और इसी तरह रोल के टेबल के अंदर आईडीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो भी यूनिक हैं, वो रिपीट नहीं हो रही। अब ये तो थी प्राइमरी की क्या होती है कि किसी एक टेबल के अंदर उसकी जब कोई एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी जो है जब उसे असाइन कर दी जाती है तो वो उसको उसकी प्राइमरी की जो है वो कहलाती है, ठीक है। दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। प्राइमरी की क्या होती है, किसी एक टेबल के अंदर किसी एक फीचर को, किसी एक एट्रीब्यूट को उसको यूनिकली मार्क कर दें ताकि वो की जो है दोबारा से रिपीट ना हो सके। इसी तरह से रोल के अंदर हमने की जो है वो डिफ़ाइन कर दी, वो क्या है, 1 2 3। अब रोल के अंदर प्राइमरी की जो है वो ये हैं और इसकी प्राइमरी कीज़ जो है वो ये हैं। अब फॉरेन की बात करें। A foreign key is an attribute that points to the primary key of another relation. If you delete a primary key, need to delete all foreign keys pointing to it. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एक्सक्यूज मी, कि अगर हम किसी फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट दैट पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। अब यहाँ पे देखें, अब किसी और की प्राइमरी की जो थी वो किसी और के टेबल के अंदर उसे एसोसिएट बना दिया जाए, उसका रिलेशनशिप बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है जी, फॉरेन की। अब यहाँ पे जो थी उसकी प्राइमरी की थी, अब उसे जब पर्सन के टेबल के अंदर हम एसोसिएट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, तो वो आपकी कहला जाएगी फॉरेन की। अब दोबारा से बताता हूँ, प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट दैट पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल, ठीक है। इस तरह जैसे ऊपर के रोल आईडी जो था उसके अंदर पर्सन टेबल के अंदर फॉरेन की जो थी, जब उसे पर्सन टेबल के अंदर ऐड कर दिया तो वो आपकी फॉरेन की जो है वो हो जाएगी। एंड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट फोर्सेस द फैक्ट दैट द फॉरेन की मस्ट पॉइंट टू वैलिड प्राइमरी की इन द रेलेवेंट टेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब कुछ कंस्ट्रेंट हैं फॉरेन की। अब वो कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है, द फॉरेन की जो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट है कि ये इन्फोर्स करती है किस फैक्ट को, दैट द फॉरेन की मस्ट पॉइंट टू अ वैलिड प्राइमरी की इन द रेलेवेंट टेबल। Of course, that we could have simply had a single row table with the name itself being the primary key and had a similar foreign key constraint. But using the ID as a primary key is much more typical. ठीक है, हम उसके नाम वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसकी आईडी जो है उसको प्राइमरी की के तौर पे लेना, ये एक जो है एक इम्पॉर्टेंट है।
जो फॉरेन की जो फॉरेन की होती है ना बेटा, वो हेल्प करती है कंसिस्टेंसी, इन्फोर्स करती है किस चीज़ को, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉरेन की जो है वो हेल्प करती है इस कंस्ट्रेंट में कि ये ताकि वो इन्फोर्स करे कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। और ये आल्सो ये भी एक और चीज़ को भी फोर्स करती है, वो क्या है, यूज टू बी केयरफुल व्हेन वी डिलीट द एलिमेंट्स। ये इसकी दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स हैं। नंबर 1 क्या है, द फॉरेन की कंस्ट्रेंट हेल्प इन्फोर्स कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ये टेक्स्ट जो है ये मैंने लेक्चर नोट के अंदर भी एडेड है आपका। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो है फॉरेन की वो ये है, एंड आल्सो फोर्सेस अस टू बी केयरफुल व्हेन वी डिलीट एलिमेंट्स। जब तक हमारे पास यहाँ पे पिछले वाले की ये बात मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बता दूँ, पिछले वाले स्लाइड के अंदर जब हमने प्राइमरी की डिफ़ाइन कर दी थी तो यहाँ से मैं किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता था, ठीक, यहाँ से भी पर्सन में टेबल में से भी, रोल के टेबल में से भी। अब जबकि यहाँ पे मैंने रोल की आईडी को मैंने फॉरेन की जो है वो पर्सन के टेबल में डिफ़ाइन कर दिया है। अब जब भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो मुझे यहाँ से भी रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो मुझे यहाँ से भी रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करने पड़ेंगे। ये हमारे फॉरेन की कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है, जिसको हम दोबारा से बता दो। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिलीट अ रो फ्रॉम द रोल टेबल, वी मस्ट आल्सो डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द पर्सन दैट पॉइंट टू द प्राइमरी की और द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपकी फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? अभी तक हमने देखा कि टेबल क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं, उसके बाद हमने रोज़ कॉलम्स जो हैं वो देखी, फिर प्राइमरी की देखी, और अभी तक फिर हमने फॉरेन की और उसकी कंस्ट्रेंट जो है वो देखी। अच्छा, अब इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, इंडाइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक एलिमेंट जो होता है रिलेशनल डेटाबेस में वो क्या होता है, इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस आर क्रिएटेड टू क्विकली लुक अप रोज बाय सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। अब इंडेक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्रिएटेड एज वे टू क्विकली एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस गेट्स के इस टेबल के अंदर ये तो 5-6 एंटिटीज़ हैं, इस पर डायरेक्ट हम जा सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा एक रिकॉर्ड जो है वो सर्च करना है जिसका लास्ट नेम जो है वो क्या हो, मस्क हो, तो मुझे क्या है, मुझे पूरे का पूरा टेबल जो है वो पार्स करना पड़ेगा, सही। अब या गेट्स की एग्जांपल लिखिए। गेट्स जो है मुझे अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारे वो रिकॉर्ड लेके आऊँ जिनका लास्ट नेम जो है वो गेट्स हैं, तो वो मैं एक्सेस करके लेके आऊँ, तो वो क्या होगा, सारे का सारा टेबल जो है हमें पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें O ऑफ n जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। O ऑफ n क्या होता है, बिग ओ नोटेशन होती है, और डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर या एल्गोरिदम के अंदर इसने आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। अगर किसी को उसकी डिटेल नहीं पता तो मैंने यहाँ पे एक लिंक जो है वो ऐड कर दी है, वहाँ पे उसकी एक बेसिक सी एग्जांपल जो है वो उसके साथ इस चीज़ को लॉग ऑफ n जो है बिग ओ नोटेशन को वो क्लियर किया गया कि वो क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडेक्सेस जो हैं वो क्या करेगा कि आपका एक मैकेनिज़्म जो है वो बना देगा जिससे आप रिकॉर्ड्स को क्विकली एक्सेस जो है वो कर सकेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर कि मैंने यहाँ पे थिंक ऑफ एन इंडेक्स एज अ सेपरेट सॉर्टेड टेबल कंटेनिंग द इंडेक्स कॉलम एंड द टुपल लोकेशन। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी एल्गोरिथम की लॉग ऑफ n जो है वो है इसकी। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। अब ये जो है मैंने इसकी लोकेशन जो है वो बना दी। लोकेशन क्या है कि उसके इंडेक्सेस जो हैं मैंने क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मैंने इंडेक्सेस जो हैं वो किसके ऊपर क्रिएट करवाए हैं, मैंने लास्ट नेम के ऊपर। लास्ट नेम के ऊपर मैंने इंडेक्सेस जो हैं वो स्टोर करवा दिए हैं, और वो एक्चुअली मेमोरी के अंदर जाके वो इस तरह से रिकॉर्ड जो है, अगर अब ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टोर कर सॉर्ट आउट कर दी हैं,
ये कह रहा है कि गेट्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर आपके डाटाबेस के अंदर 400 लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ, कोटलर जो है वो 0 लोकेशन के ऊपर, मैनिक जो है वो 100 लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ वगैरह वगैरह। मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकली तौर पे स्टोर। अब जो ही मैं कहूँगा कि वो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बता दे जो लास्ट ने जिनका गेट से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्सेस मुझे क्या फ़ायदा देंगे, वो फ़ौरन से वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो आपके इंडेक्सेस के ऊपर 400 लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं जिनका नाम गेट स्टार हो, वो मुझे रिटर्न कर देंगे। अब मुझे पूरे का पूरा टेबल जो है वो पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से आपके सर्च इंजन जो है वो काम कर रहे होते हैं। जब आप एक क्यूरी लिखते हैं तो वो विद इन नो टाइम जो है वो आपकी क्यूरी जो है वो रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इंडेक्सेस जो हैं उनकी लोकेशन जो है वो स्टोर पड़ी होती है मेमोरी के अंदर, और फ़ौरन से वो सारे के सारे आपके यूआरएल जो हैं वो आपको रिटर्न कर देते हैं जो यहाँ पे पड़े होते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ उसके पीछे सिर्फ ये नहीं इंडेक्सेस नहीं क्रिएट होते, इसके अलावा और भी एल्गोरिदम जो हैं वो मिलके कोलैबोरेटरी तौर पे ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हो रहे हैं। सिर्फ आपको समझाने का पर्पस ये था कि अब मैंने यहाँ पे ये तो सिर्फ 6-7 रिकॉर्ड हैं, अगर यहाँ पे मिलियन रिकॉर्ड हों और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे गेट के नाम से जिनका लास्ट नाम स्टार्ट हो रहा है गेट से वो मुझे रिटर्न कर दे फ़ौरन से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इंडेक्सेस जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपके फ़ौरन से करने। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द लिस्ट इज सॉर्टेड, लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है। वी कैन लुक अप एनी एलिमेंट विद बिग ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम एंड देन फाइंडिंग इज क्रॉस-मल्टीप्लिकेशन द ओरिजिनल टेबल, आपका डाटा जो है वो फ़ौरन से वापस जो है वो आ जाएगा। फिर हम उसके अंदर रेंज क्यूरीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनकी एज इतनी है वो वापस कर दे, ठीक है, या ऐसे लोग डेटाबेस में जिसका नाम जो है एम से स्टार्ट हो रहा है वो मुझे कर दे, ठीक है। एक्चुअली आपके इंडेक्सेस जो होते हैं वो बाइनरी ट्रीज की मदद से इम्प्लीमेंट जो है वो की जाते हैं। जैसे कि आपको पता भी चला टाइप ऑफ अ सर्च ट्री दैट इज़ मेड टू अ पर्टिकुलरली एफिशिएंट ऑन अ डिस्क, ठीक है। अब बाइनरी ट्री जो है वो आपको पड़ा होगा कि वो एफिशिएंट है और उसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। फाइनल नोट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, द प्राइमरी की एसोसिएटेड विद अ टेबल विल ऑलवेज हैव एन इंडेक्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे मैं फाइनल नोट कह रहा हूँ। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। द प्राइमरी की एसोसिएटेड विद अ टेबल, ठीक है, विल ऑलवेज हैव एन इंडेक्स एसोसिएटेड विद इट। इसलिए जब भी किसी रिकॉर्ड को हम करते हैं कि मुझे नंबर 1 बिलियन पे चाहिए तो वो फ़ौरन से वापस करके उसे कर देता, ठीक है। ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट से आपको क्या कर देता कि अगर आप किसी पे नहीं करेंगे तो आईडी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाले पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी रिकॉर्ड को फ़ौरन से एक्सेस करना शुरू करते हैं तो वो आपको फ़ौरन की फ़ौरन वापस कर देता है। ये भी पॉसिबल है कि इंडेक्सेस जो हैं वो मल्टीपल कॉलम के ऊपर जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है, बाय जस्ट सॉर्टिंग ओवर बोथ कॉलम को सॉर्ट करते हुए वो हम उसको बना सकते हैं। अगर हम उसको जो प्राइमरी की है ऑलवेज ऐसे जी मैंने आपको बता दी कि वो उसके साथ इंडेक्सेस जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं और हम मल्टीपल कॉलम के ऊपर आपके इंडेक्सेस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसके लेक्चर की आउटलाइन के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप्स। सेवरल टाइप्स के हमारे पास रिलेशनशिप जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें 1 to 1 आता है, 1 to 0 आता है, 1 to many आता है और many to many जो है वो रिलेशनशिप जो आता है। यहाँ पे हम 1 to 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 to many से, ठीक है। इससे आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ा समझने में आसान हो जाएंगी। these relates ये रिलेशनशिप क्या होती है? these relate one or more rows in a table with one or more rows in another table via foreign key। फॉरेन की के साथ किसी एक टेबल को दूसरी की टेबल के किसी एट्रीब्यूट के साथ हम क्या कर दें, उनका आपस में रिलेट कर दें, तो वो आपकी क्या कहलाती है? रिलेशनशिप कहलाती है। नोट है यहाँ पे दैट दिस रिलेशनशिप आर रियली बिटवीन द एंटिटीज दैट द टेबल्स रिप्रेजेंट बट वी वो नॉट फॉर्मलाइज दिस बियॉन्ड द बेसिक इंस्टीट्यूशन। सही।
अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल की रोल की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन टू मैनी रिलेशनशिप की। वन टू मैनी जो है एक बेसिक सा है रिलेशनशिप है, जो ऊपर वाली एग्जांपल थी उसी को हम यूज़ करते हुए हम लेंगे, जिसके अंदर रोल का टेबल था और पर्सन का टेबल जो था वो हमारे पास जो था वो गिवन था। ये जो आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है ना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है डाटाबेस के अंदर यूजिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट की वजह से। जो मैंने आपसे पीछे डिस्कस की थी, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो थी वो क्या होती थी कि एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो दूसरी रिकॉर्ड जो है वो भी डिलीट करना पड़ेगा, या दोनों की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर दी है। अब यहाँ पे अगर मैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करूँ, ये इसकी एक फॉर्मल डायग्राम है, उसको समझने पहले ये एक पर्सन का टेबल है, ये एक रोल का टेबल जो है मैंने डिफाइन है यहाँ पे। अब वी हैव ऑलरेडी सीन अ वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है, वो देख चुके हैं। वन रोल टेबल कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल, ठीक है। आपको वो ये कह रहा है कि वन रोल का जो टेबल है कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल के साथ शेयर किया जा सकता है। या दूसरे वर्ड में हम ये कहते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड, वन रोल कैन हैव मैनी डिफरेंट पीपल एसोसिएटेड विद इट। एक रोल जो है वो डिफरेंट पीपल के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, बट ईच पर्सन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन रोल। यहाँ पे ईच पर्सन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन रोल, इसका एक ही रोल है, इस वाले पर्सन का एक ही रोल है, यहाँ पे एक ही रोल है इस एंटिटी का, यही बात वो कह रहा है, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि वन रोल कैन हैव मैनी डिफरेंट पीपल एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। रोल जो है इसके साथ काफ़ी लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हो सकते हैं, जबकि ईच पर्सन, ठीक है, ईच पर्सन टेबल मस्ट हैव एग्जैक्टली वन रोल, उसका एक ही रोल है। एक बंदे का हम ये नहीं कह सकते वो टीचर भी है और वो स्टूडेंट भी है, या स्टूडेंट भी है वो टीचर भी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टीचर है तो वो इंस्ट्रक्टर भी है, सॉरी असिस्टेंट भी है। इसका मतलब है कि हर एक का जो है वो रोल जो है, अब उसको पिक्टोरिकली तौर पे ऐसे रिप्रेजेंट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये सबसे एक सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप थी जिसे हम डाटाबेसिस के अंदर हम उसे देखते हैं। अगला है जी वन टू वन रिलेशनशिप। टू बी ऑनेस्टली ये बताऊं, वन टू वन रिलेशनशिप जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी रीज़न क्या है ये भी आगे चल के इसकी रीज़न बताता हूँ। ये वैसे एक थ्योरेटिकली तौर पे तो ठीक है, मगर अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें तो वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे एक पर्सन का टेबल है और एक एंट्री का है। वन टू वन इन अ ट्रू वन टू वन रिलेशनशिप स्पैनिंग मल्टीपल टेबल्स, ईच रो इन अ टेबल हैज एग्जैक्टली वन रो इन अनदर टेबल, कि एक रो जो है वो दूसरे रो के साथ वो एक ही जो रिकॉर्ड जो है वो बनाएगी। इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहना चाहें तो वो ये कह सकते हैं ये सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो उस वक्त आती है जब दो टेबल जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हों। किस तरह से? सच दैट एवरी एंट्री ऑफ द टेबल हैज़ एग्जैक्टली वन एंटिटी इन द क्रॉसपेंडिंग टेबल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ भी एक एंटिटी यहाँ पे है, एक एंटिटी इसकी यहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि हमारी वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और उसे पिक्टोरिकली तौर पे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस टेबल के अंदर देखें, एवरी पर्सन हैज़ एग्जैक्टली वन एंट्री आईडी। एंट्री आईडी क्या है कि किसी एक आईडी जो है उसकी अकाउंट की आईडी जो है वो दी गई है, ठीक है। एंड एवरी एंट्री आईडी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पर्सन। हर एक एंट्री आईडी है, एक बंदे की एक ही आईडी है, और हर उस पर्टिकुलर आदमी को वही आईडी जो है वो साइन की गई है। इसको हम कहते हैं वन टू वन रिलेशन, कि यहाँ भी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक ही अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, और यहाँ पे पर्सन के टेबल में हर एक एंटिटी के अगेंस्ट एक ही इसकी आईडीज़ को रोल जो है वो उसको साइन कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि ये जो है मच प्रैक्टिस के अंदर ये यूज़ नहीं होती। इसकी ऑब्वियस रीज़न है, अगर इसकी एक एंटिटी की एक के साथ रिलेशनशिप है तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसी पूरे के पूरे टेबल को यहाँ से उठा के इसका एक एट्रीब्यूट बना लिया जाए, तो हमें एक नया टेबल जो है वो पॉपुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हर टेबल के अगेंस्ट, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक अकाउंट आईडी जो है वो है। इसका मतलब है वो रिपीटेड नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम रिकॉर्ड नंबर 1 के सामने बजाय के रोल आईडी साइन करने के उसकी रोल आईडी जो है, एंट्री आईडी जो है, जो उसकी काउंट की आईडी जो है वो यहाँ पे साइन कर दें, और रिकॉर्ड नंबर 2 के अगेंस्ट पे उसकी काउंट आईडी जो है यहाँ पे साइन कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस जो है वो एक एक्स्ट्रा टेबल जो है वो हमें बच जाएगा। यूजुअली मैंने आपको बताया कि ये आपकी थ्योरेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। कुछ इस किस्म का सिनेरियो आ जाए तो उसे आप क्या करें कि इस टेबल को इसके अंदर इसकी एक नया एट्रीब्यूट बना लें जिसके अंदर उसकी आईडी जो है वो साइन जो है वो होना शुरू हो जाए। अच्छा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो अगली एक इम्पॉर्टेंट है जी 1 to 0 या 1 रिलेशनशिप जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेयर वन टेबल always has a corresponding entity in the table but the inverse relationship is optional। जैसे मैंने वहाँ बताया था 1 to 1 के अंदर कि एक है तो वहाँ पे भी एक वहाँ होनी चाहिए इस पर्सन की रिकॉर्ड के लिए, और यहाँ भी होनी चाहिए। वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वन टेबल ऑलवेज हैज़ अ corresponding entry in the other table, मगर ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे टेबल के अंदर भी उसका रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे ग्रेड की हम एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट के ग्रेड जो हैं अपनी क्लास के वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, जिसकी एक टेबल जो है मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर हम देखा जाए एवरी एंटिटी इन द ग्रेड टेबल मस्ट रेफर टू द एंटिटी इन द पर्सनल टेबल। अगर आप इस ग्रेड को टेबल को देखें तो इसको समझें कि एवरी एंटिटी इन द ग्रेड टेबल मस्ट रेफर टू एन एंटिटी इन द पर्सन टेबल बट नॉट एवरी पर्सन हैव एज एंटिटी इन द ग्रेड टेबल। ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो हैं उनके रिकॉर्ड जो है वो ना स्टोर हुए, किसी ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई वगैरह वगैरह, ये डिटेल जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप जो है 1 to 0 या 1 to 0 1 रिलेशनशिप के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये इसमें थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो टेक्निकल है, वो ये है कि एवरी एंटिटी इन द ग्रेड टेबल मस्ट रेफर टू एन एंटिटी इन द पर्सन टेबल या एनी अदर टेबल बट नॉट एवरी पर्सन हैज़ एन एंटिटी इन द ग्रेड्स टेबल। जैसा कि द पर्सन एंड ग्रेड एंटिटी हैव 1 to 0/1 रिलेशनशिप। ये क्यों है? डिपेंडिंग ऑन वंस रोल इन द क्लास इट मे और मे नॉट बी मेक सेंस टू हैव अ ग्रेड। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अब स्टूडेंट के तो ऑफकोर्स ग्रेड होंगे, मगर मैं बात कह दूं कि अगर पर्सन के अंदर हम टीचर के, अगर हम टीचर हैं या जो हमने पीछे पढ़ा था टीचर असिस्टेंट है, तो उनके ग्रेड्स जो हैं वो नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक टेबल के दूसरे टेबल के अंदर जो है वो हो, मगर ये लाजमी नहीं कि दूसरे का रिलेशनशिप भी सबके साथ जो है वो फुलफिल हो रहा हो, जैसा कि मैंने आपको 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर बताया था। अब यहाँ पे हमारा एक जब मोर जस्टिफिकेशन आती है कि हम एक सेपरेट टेबल जो है बना सकते हैं, क्योंकि 2 सेपरेट टेबल होने चाहिए, क्योंकि द ग्रेड्स एंड पीपल बिकॉज इट सीम अननेसेसरी फॉर इंस्टेंस टू सिंपली इंक्लूड दीज एट्रीब्यूट इन द पर्सन टेबल when they are not actually relevant to all the people। अब वो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, यहाँ पे हर एक के लिए वो वहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ, अगर सबका होता तो मैंने बताया था 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर क्या करें कि एक टेबल के एट्रीब्यूट को दूसरे के साथ मर्ज कर दें, तो नया टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रेड हैं, कुछ के नहीं, जैसे कि स्टूडेंट के ग्रेड्स होंगे उसे अलग से टेबल में स्टोर कर दें और उसकी आईडी जो है वहाँ पे साइन कर दें, मगर ये ज़रूरी नहीं कि टीचर है, टीचर असिस्टेंट है, तो उसके रोल जो हैं वो यहाँ पे हों। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बार्स एंड सर्कल डिनोट द मैंडेटरी, ठीक है, वर्सेस ऑप्शनल रिलेशनशिप। सर्कल जो है वो क्या बताता है? ऑप्शनल को। अब ये एक आपको एक और हमने टाइप जो है वो उसकी देखी है। अगली हमारी आ रही है जी मैनी टू मैनी
रिलेशनशिप हैं, हमारी जो डाटा बेसिस के अंदर रिलेशनशिप जो है वो इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। क्या इसका मतलब है कि वेयर ईच रो इन वन टेबल कैन रिलेट टू मैनी रो इन एन अदर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन में क्या थी, अगर उसके अंदर सेपरेट होमवर्क का टेबल हो तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें एंटिटी जो है हमें अलग से रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। अब इसका हल क्या है कि एक यहाँ से एक उसका अलग टेबल बना लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अब टीचर के और टीचर असिस्टेंट के रिकॉर्ड नहीं हो सकते, उसका हल क्या है कि एक और एक्स्ट्रा थर्ड टेबल जो है वो उसे एसोसिएटेड टेबल जिसे कहते हैं वो बना लिया जाए। अब उसके अंदर क्या है, सबसे पहले होमवर्क का टेबल बनाया। होमवर्क के अंदर क्या है, होमवर्क पॉइंट्स कितने हैं, उसकी रिलीज़ डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, और पर्सन होमवर्क जो है उसकी आईडी है, पर्सन और उसके स्कोर जो है वो यहाँ पे हमने आपस में बना दिए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो पिछला टेबल जो था अगर उसी के मुताबिक बनाते तो हमारे कुछ रिकॉर्ड जो थे वैसे हो जाने थे जिसके अंदर नल एंट्रीज जो थी, जैसे टीचर जो हैं, टीचर असिस्टेंट जो हैं, उनकी नल एंट्रीज जो हैं वो हो जाएंगी। इसलिए अब हमने क्या किया, अल्टरनेटिव कंसिडरिंग एडिंग 2 टेबल्स। अब 2 टेबल जो है हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक होमवर्क का टेबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच होमवर्क। अब होमवर्क जो है ऑफ कोर्स हमें पता है कि टीचर जो हैं और टीचर असिस्टेंट जो है उसके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए होगा। अब उसका एक एसोसिएटिव बना रही है, एन एसोसिएटिव टेबल, ठीक है, दैट लिंक होमवर्क्स टू द पीपल। अब हमने एसोसिएटिव टेबल जो है वो बना लिया। मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की दोबारा से एक बात बता देता हूँ कि उसके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या होना चाहिए। द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वेयर ईच रो इन वन टेबल कैन रिलेट टू मैनी रोज इन एन अदर टेबल एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हमने एक और टेबल, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो बना दिया, एसोसिएटिव। अगर हम इसकी टेबल की बात करें, व्हाट इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, और फॉरेन की जो है उसकी क्या होगी, विच इंडेक्सेस वुड यू वांट टू क्रिएट ऑन दिस टेबल। ये इसके लिए एसोसिएटिव टेबल के लिए हमें चीज़ें जो हैं वो पता होनी जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये अगर हम ये जानना चाहें, फॉर ईच रेलिवेंट स्टूडेंट एंड ईच रेलिवेंट होमवर्क व्हाट द स्टूडेंट ग्रेड्स वाज, स्टूडेंट ग्रेड जो हैं वो क्या हैं, तो हम ये 2 एसोसिएटिव टेबल की मदद से हम ये चीज़ें जो हैं वो गेट जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ईच रेलिवेंट स्टूडेंट एंड ईच रेलिवेंट होमवर्क, कि वो अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टूडेंट भी रेलिवेंट हो, होमवर्क भी रेलिवेंट हो। ठीक है, कुछ असाइनमेंट जो है मैं कहता हूँ कि ऑप्शन है, जिन्होंने ये पहले डाटा साइंस कोर्स नहीं पढ़ा ये असाइनमेंट जो है वो करें, बाकी असाइनमेंट जो है वो सारी की सारी दूसरे लोग करेंगे। इसका मतलब है कि फॉर ईच रेलिवेंट स्टूडेंट फॉर ईच रेलिवेंट होमवर्क व्हाट द स्टूडेंट ग्रेड वास, इसकी मदद से हम ये डायरेक्टली वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, एसोसिएटिव टेबल की मदद से। उसके अंदर क्या एडिशनल असाइन स्कोर जो है वो हम असाइन कर देते हैं और उससे हमें ग्रेड जो है वो पता चल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एसोसिएटिव टेबल बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या कौन कौन सी होंगी और फॉरेन की जो है वो कौन कौन सी होंगी। ये यहाँ पे डिटेल के साथ हम नहीं बात करेंगे कि प्राइमरी की फॉरेन की कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं बनाना चाह रहा हूँ। नोट्स के ऊपर इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो है। फिर ये कि इंडेक्सेस जो हैं वो किस टेबल के ऊपर क्या क्या इंडेक्सेस जो हैं वो बनाए जाएँ। अब प्राइमरी की जो है वो क्या होगी, पर्सनल आईडी होगी। मैंने पहले बताया कि प्राइमरी की एक से ज़्यादा के एलिमेंट की हो सकती है कि सारों के सारों के ऊपर प्राइमरी की जो है हम अप्लाई करेंगे। ये क्या हो सकती है, ये पोटेंशियल जो है ये आंसर आपको पता होना चाहिए अपने डेटाबेस को अप्लाई करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये जो मैंने आपको टेबल बताया था, ये अगर हम यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्चुअल पे बताया था कि दिस टेबल अलो इज़ अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द होमवर्क एंड पर्सन एंटिटीज़। पर्सन और होमवर्क के दरमियान एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं, जिसको हमने एक आल्टरनेट वे की मदद से भी देखा था। जैसे क्या, इसको अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए, इस वाले को सिंपल डायग्राम को एसोसिएटिव टेबल ना ऐड किया जाए तो क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होगा, ईच पर्सन कैन हैव मल्टीपल होमवर्क
ऐसे ही है ना कि एक स्टूडेंट को मल्टीपल असाइनमेंट जो है या होमवर्क जो है वो दिया जा सकता है, एंड ईच होमवर्क कैन बी डन बाय मल्टीपल, और एक ही होमवर्क जो होता है और वो मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको एसोसिएटिव टेबल की मदद से करना चाहूँ तो वो क्या होगा। ठीक है, अब इसके दरमियान हमने एसोसिएटिव टेबल जो है वो असाइन कर दिया। वी कुड, इसलिए मैंने लिखा देयरफॉर वी कुड आल्सो राइट दिस इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाइड एसोसिएटिव टेबल, बट दिस इज नॉट रियली करेक्ट एज इट इज मिक्सिंग अप द अंडरलाइंग रिलेशनशिप विद हाउ दे आर स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस। ये खैर अलग से एक इशू है। हम दो तरह से मैन टू मैन रिलेशनशिप को मैं बता सकता हूँ। एक तो है कि हम डायरेक्ट से दो टेबल की तरह बना सकते हैं, या हम मैन टू मैन रिलेशनशिप के लिए एक एसोसिएटिव टेबल जो है वो साइन कर सकते हैं, जिससे आपकी वही वैलिड मैन टू मैन रिलेशनशिप के डायग्राम जो है वो रूल जो है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। इसको ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करें आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पहले भी चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके होंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है कि हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ देखें जो हम यूज़ करेंगे इनके लिए, डेटाबेसेस के लिए। दो लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ होती हैं, पांडास और नो एसक्यूएल। सबसे पहले हम पांडास की बात करें। ठीक है, पाइथन के अंदर डिफरेंट रिलेशन डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि और भी हैं, पोस्टगर एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल वैरायटी की जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको पता है कि RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जबकि आपका जो पांडास जो है वो एक्चुअली आपकी रिलेशनल RDBMS के अंदर स्टोर नहीं कर रहा होता। टेबल बनाता है वो एक्चुअली डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहा होता, वो डाटा फ्रेम की फॉर्म में आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर रहा होता है। नोट्स के अंदर मैंने पांडास और SQLite की मोड लाइब्रेरीज जो अवेलेबल हैं उसका लिंक जो है मैंने दिया हुआ, वहाँ से जाके आप उसको ज़रूर एक्सेस करें। पांडास जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी हैं, SQL जो हैं वो भी लाइब्रेरीज़ हैं, मगर वो C फॉर्मेट की मदद से, वो C लैंग्वेज की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या वो एक्चुअली आपकी स्टोर कर रही होती हैं इन्फॉर्मेशन आपकी डेटाबेस की फॉर्म में, जबकि पांडास जो हैं उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा फ्रेम में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, मगर इसमें रोज़ एंड कॉलम बनते हैं, मगर उस तरह से रिलेशनशिप और वो नहीं बनते। उसको बनाने के लिए हम इंडेक्सेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अभी फंक्शन आए चलेंगे वो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसलिए लिखा हुआ पांडा इज़ नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम बट इट कंटेन्स फंक्शन दैट मिरर्स सम फंक्शनैलिटी ऑफ रिलेशनल डाटाबेसेस। कि वो एक्चुअली डाटाबेसेस नहीं होते, वो मिररिंग कर रहे होते हैं कि आप डाटाबेस के अंदर चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पांडास के फंक्शन जो हैं वो किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से क्रिएट किए जाएंगे। तो पहला एक जो है पांडास का अगर कोड हम देखा जाए तो डाटा फ्रेम के अंदर इस टेबल को स्टोर करवाना है। तो इस वजह से हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पांडास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर डाटा फ्रेम को स्टोर। डाटा फ्रेम मैंने आपको डाटा पढ़ाई थी, जिसमें जब हम CSV डाटा जो थे रीड कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको ये कोड जो है वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। अब हम उसकी यहाँ पे सेट इंडेक्सेस कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि इसके अंदर कोई डाटाबेस नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, तो उसको प्राइमरी की एक्सप्लिसिटली हम बना रहे हैं कि पर्सन आईडी को हम कि अब ये कॉलम्स हैं हमारे पास 3 डिफ़ाइन कर रहे हैं। 3 रिकॉर्ड हैं, नंबर 1 के ऊपर एक रिकॉर्ड के अंदर पहला कॉलम जो है वो क्या है, उसकी ID है, उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग लिखी। अब हम बता रहे हैं कि पर्सन नेम है, ये लास्ट नेम है और ये फर्स्ट नेम है। अब हम पर्सन आईडी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि पर्सन आईडी जो है वो क्या है, इसकी एक प्राइमरी की हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटी जो है हम लुक एंड फील दे रहे हैं कि आपकी एक डाटाबेस के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके, और भी फंक्शन मैंने आपके वहाँ पे दिए हुए हैं। सेट इंडेक्सेस जो है वो क्या करता है, DF जो है क्या करता है, किस तरह से ये आप नोट्स के ऊपर जाएँ और इसे ज़रूर रन करके देखें सीरीज़ में कैसे रन करते हैं। फिर आई लोकेशन का फंक्शन है, आई लोकेशन का फंक्शन है वो क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देखें। ऑपरेशन इन पांडास आर टिपिकली नॉट इन प्लेस, दैट इज़ दे रिटर्न अ न्यू मॉडिफाइड डाटा फ्रेम रैदर दैन मॉडिफाइड एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, ये क्या होती है इन प्लेस आप करके देखिए। डाटा फ्रेम के अंदर जाके चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि एक्चुअली आपके जो रन टाइम की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। If you select a single row or column in a pandas data frame, this will return a series of object, ठीक है, which is likely a one dimensional data frame है।
इट हैज़ ओनली एन इंडेक्स एंड क्रॉसपेंडिंग वैल्यू, नॉट मल्टीपल कॉलम जो है वो नहीं होते उसके अंदर। फिर कमांड्स हैं कुछ पांडास की, इसकी फंक्शंस हैं, इसको आप रन करके देखें। ये फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन जो है इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है और मैंने अपनी नोट्स के ऊपर भी दिए हैं। कंजक्शन और हम विजुअलाइजेशन के बारे में हम फर्दर जो हैं इंशाल्लाह अगले, ये कुछ कमांड है रीड फाइल कर रहे हैं, ये आपने पहले भी की थी जब हम डाटा स्क्रैपिंग कर रहे थे। उसका हेड डिफाइन किया, उसकी लोकेशन जो है क्या होती है, इन सबको रन करके इसकी आगे सारे के सारे उसकी कमेंट्स जो हैं वो लिखे हों, उसे ज़रूर देखें। दूसरी हमारे पास लाइब्रेरी आती है एसक्यूएल लाइब्रेरी। एसक्यूएल लाइट जो है एक्चुअली आपकी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे यूज़ हो रही कर सकते हैं आप। जिस तरह बाकी आपने एसक्यूएल पढ़ा, एसक्यूएल सर्वर पढ़ा, एसक्यूएल ठीक है, ये उस तरह से नहीं है, ये सर्वरलेस मॉडल है। इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली फ़ाइल के साथ जहाँ पे डाटा पड़ा होता है वहाँ जाकर स्टोर हो रही है, दरमियान में सर्वर जो है वो नहीं रहा। इसलिए ये एक लाइट वेट किस्म का इसलिए लिखा हुआ है एसक्यूएल लाइट, इसमें कोई सर्वर नहीं होता। अगर सर्वर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स भी होंगे। वो प्रॉब्लम क्या है, वो ये हैं, ये एक अलाउ फॉर साइमल्टेनियस कनेक्शन फॉर मैनी एप्लीकेशन टू द सेम डेटाबेस फाइल कर सकता है। कनेक्शन जो है हम अगर सर्वर नहीं है फिर भी हम मल्टीपल जो लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं एक फ़ाइल से कनेक्ट कर सकेंगे। मगर इसमें क्या है, कॉन्करेंसी नहीं है। कॉन्करेंसी क्या होता है, एक ही वक्त में रीड राइट करना है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो एम्बेड नहीं है, इसलिए इसमें डाटा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आ सकती हैं। ठीक है, ऑल ऑपरेशन एसक्यूएल लाइट विल यूज़ एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही यूज़ करती है, जैसा कि पहले आप डाटाबेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। यू कैन फोर्स फॉरेन की इन एसक्यूएल लाइट बट वन नॉट बॉदर, नहीं करेगा, इसको बॉदर नहीं करेगा। ठीक हो गया। एसक्यूएल लाइट की मैं बता रहा हूँ कि एक फुल फीचर डाटाबेस है, ठीक है, जिस तरह से आपके बाकी डाटाबेसेस होते हैं। इसके अंदर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब है क्या है कि आपकी फ़ाइल डायरेक्टली आप स्टोर कर सकते हैं डिस्क के ऊपर और लाइब्रेरी की मदद से उसे एक्सेस किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बड़ा सिंपल है विद नो, इसके अंदर सर्वर जो है हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है रन करने के लिए। मगर कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लार्ज एप्लीकेशन के लिए ये सफिशेंट नहीं है क्योंकि फाइल्स जो हैं are not very good at concurrent access। ठीक है, नहीं है, इसलिए इसकी फ़ाइल सिस्टम जो है इतना एफिशिएंट नहीं है। इसलिए ये लार्ज डाटाबेस और किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम को रन करने के लिए लार्ज डाटाबेसेस के लिए ये जो है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी आपकी। नो एसक्यूएल का कोड जो है वो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप उसको भी रन करके पाइथन के अंदर देखें कि डाटाबेस बनाई अपनी। ठीक है, उसको कनेक्ट किया, जिस तरह से आप डाटाबेसेस के अंदर कनेक्ट करते हैं टेबल के साथ, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था जब हम पांडास पढ़ रहे थे, उसमें हम फिज़िकली बना रहे थे लुक एंड फील। मगर यहाँ पे अब यहाँ पे ये एसक्यूएल लाइट 3 की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, कनेक्शन बनाया हम डाटाबेस के साथ। कनेक्शन का कर्सर जो है वो आप रीड राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर कनेक्शन को हमने एट द एंड सारे काम ख़त्म करके क्लोज कर लिया। अब ये क्रिएट द न्यू टेबल यहाँ पे आएगा, जिसमें आप जाके क्रिएट अ रोल जिसका आईडी इंटीजर प्राइमरी की हो और नेम जो है वो टेक्स्ट हो, ये हम उसको डिफ़ाइन करें। और भी फर्दर कमांड जो हैं वो हैं जो डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू रोल वैल्यूज़ करेंगे तो आपका रोल आ जाएगा, रोल के टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा हम एंटिटीज टीए के तौर पे, तीसरी स्टूडेंट के तौर पे उसे कमिट कर रहे हैं कि हम आपका कनेक्शन जो है उसका फिजिकली एग्जीक्यूशन हो जाए। अब डिलीट करना, डिलीट कर लिए भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे वही एसक्यूएल की क्वेरी जो आप पढ़ चुके हैं वही क्वेरीज इसके अंदर आएंगी। अगर आप डाटाबेस के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, और भी थर्ड पेड लाइब्रेरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, नोट्स के अंदर जाके आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मगर यूजली डाटा साइंस के अंदर हम इन 2 लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया करेंगे। अब क्यूरिंग ऑल डाटा फ्रॉम टेबल, उसके लिए भी वही है, लूप लगाया और उसे करते रहे और फिर उसे एम्बेड करते रहे और फिर क्या रीड टेबल डायरेक्टली इनका पांडास डाटा फ्रेम की मदद से हम उसे रीड जो है हम उसे कर सकेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डेटाबेस के जॉइंस।
जॉइन क्या होता है? जॉइन ऑपरेशन मर्ज मल्टीपल टेबल इनटू अ सिंगल रिलेशन। जॉइनर आपने पढ़े होंगे, उसकी 4 टाइप होती। क्या करते हैं ये मल्टीपल जो टेबल्स होते हैं उनको सिंगल रिलेशन में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है। कैन बी देन सेव एज अ न्यू टेबल के तौर पे भी हम उसे सेव कर सकते हैं। 4 तरह के आपके जॉइनर्स जो हैं वो होते हैं, इनर जॉइनर, लेफ्ट जॉइनर, राइट जॉइनर और आउटर जॉइनर। You join 2 tables on column from each table where these columns specify which each row are kept. Let's say कि हम जॉइनर की बात कर रहे हैं, तो जॉइनर सबसे पहले जो हम बात कर रहे होंगे वो है आपका इनर जॉइनर। ये हमारे पास लेट्स से कि 2 टेबल हैं, पर्सन का और ग्रेड्स का, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं टेबल पर्सन एंड ग्रेड को, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सा जॉइनर कर रहे हैं तो वो यूजुअली इनर जॉइनर जो है वो आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ये क्या करता है? जॉइन 2 टेबल्स वेयर वी ओनली रिटर्न द रोज वेयर द 2 जॉइंट कॉलम कंटेन द सेम वैल्यू, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टेबल के अंदर ये 5 एंट्री 6 एंट्री यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी, इन सबको मर्ज कर देगा, बाकी सारी की सारी चीज़ों को छोड़ देगा। तो इसको हम नाम देते हैं इनर जॉइनर का। इसकी डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ मैं। जॉइन 2 टेबल्स वेयर वी ओनली रिटर्न द रोज वेयर द 2 जॉइंट कॉलम्स कंटेन द सेम वैल्यूज, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो छोड़ देगा। अब हम इनर जॉइनर जो है पांडास के अंदर, एसक्यूएल लाइट के अंदर जो है वो पांडास में इस तरह से कर सकते हैं और एसक्यूएल लाइट में इस तरह से हम इसको इनर जॉइन की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको रूल रन करके देखें कोड को। अगला है हमारा लेफ़्ट जॉइन। इसमें क्या करता है? कीप ऑल रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड एंटिटीज फ्रॉम द राइट टेबल दैट मैचेस द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि लेफ़्ट साइड पे टेबल के अंदर जो सारी की सारी एंट्री है वो उसके साथ मर्ज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखा होगा कि 5-6 के अंदर जब हम इनर जॉइनर कर रहे थे यहाँ पे ये एंटिटीज़ थी, मगर जब हमने यहाँ पे कर देखा तो अब इसने वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो सेम थे, मैच हो रहे थे, वो भी कर दिए। उसके अलावा जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे थे वो भी कर दिए और उन सब की वैल्यू को हम उसने नल जो है वो साइन कर दिया। ऐसी जॉइनिंग को हम लेफ़्ट जॉइन का नाम देते हैं। फिर है हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं लेफ़्ट जॉइन करने के लिए। पांडास में ऐसे करते हैं, एसक्यूएल के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आप उसको रन करके देखेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो इस फॉर्म में आएगी जो मैंने आपको भी बताया। फिर हमारा राइट जॉइन लाइक अ लेफ़्ट जॉइन बट विद द रोल्स ऑफ द टेबल, ठीक है। अब वो वहाँ पे पहले यहाँ पे नल कर रहा था, अब यहाँ पे नल कर रहा है। अब वहाँ पे एंटिटी नहीं थी 100 की, अब यहाँ पे भी ऐड तो कर दिया, मगर वहाँ पे आपकी पर्सन के टेबल के अंदर वहाँ पे वैल्यू जो है वो नल कर दी है उसने। ये उसकी पांडास के अंदर एक वे आउट है कि किस तरह से करते हैं। और आखिरी हमारा जॉइनर है वो है आउटर जॉइन। क्या करता है? रिटर्न आर रोज फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट जॉब। सारी की सारी पहले में लेफ़्ट में आ रही थी, राइट में नहीं आ रही थी, फिर हमने राइट में ऐड की, लेफ़्ट वाली नहीं आ रही थी। अब आउटर जॉइन क्या करेगा? सारी की सारी यहाँ पे आप करेंगे तो ये दोनों टेबल की सारी एंट्रीज को मर्ज करके बाकी सारी की सारी वैल्यू को नल कर देगा। ये उसका पांडास का कोड जो है वो है गिव इट अ रीड, ताकि आप चीज़ें जो हैं वो समझ सकें। इस लेक्चर के अंदर आखिरी हमारा है कि हम रियल वर्ल्ड की कुछ अमेजिंग एप्लीकेशन देखें। अभी तक तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, आप कुछ एप्लीकेशन देखें जिसके अंदर डाटा साइंस जो है वो इवॉल्व हो रही है हमारी। सबसे पहले हम इंटरनेट सर्च की बात करते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ सर्च वी थिंक गूगल, सिर्फ हम गूगल नज़र आ रहा है, उसके अलावा भी और भी याहू, बिंग, एएस के लिए। अब ये सर्च इंजन क्या करते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि दी सर्च इंजन मेक यूज़ ऑफ डाटा साइंस एल्गोरिथम टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट फॉर सर्च क्वेरी इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो पीछे एल्गोरिथम लगे होते हैं जो आपकी फ़ौरन अभी बिलियंस ट्रिलियन साइट जो है पड़ी होती हैं उनको प्रोसेस करके, इसलिए गूगल जो है आपका यूजुअली एक दिन के अंदर 20 पेटाबाइट डाटा जो है वो क्या कर रहा होता है? प्रोसेस कर रहा होता है। अगर डाटा साइंस ना होती, जैसा गूगल आज आपको नज़र आ रहा है वैसा ना होता, ठीक है, क्योंकि डाटा के साथ प्ले कर रहा है। बाहर सिर्फ गूगल जो है 20 पेटाबाइट्स डाटा जो है वो आप सोचें कि प्रोसेस करता है एवरी डे। रिकमेंडर सिस्टम क्या होते हैं? ये भी इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद इसको देखेंगे रिकमेंडर सिस्टम जो है वो क्या होते हैं। रिकमेंडर सिस्टम बेटा अगर अक्सर आपने इसकी एग्जांपल देखा जाए, आप अमेज़ोन पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, ट्विटर पे या वगैरह वगैरह पे, तो आपको साथ साथ अगर आपने कोई वॉच खरीदी है, कैमरा का लेंस खरीदा है, तो आपको साथ कैमरा वो भी दिखा देता है कि ये चीज़ आप परचेज़ जो है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करता है? वो प्रीवियस
इसके एल्गोरिथम्स हैं, प्रीवियस हिस्ट्री की बेसिस पे आपके डाटा स्टोर हो रहा होता है, उसकी बेसिस के ऊपर, या आपके फ्रेंड ने ख़रीदा उसका रिकॉर्ड स्टोर होता है, या इसी आईपी एड्रेस से डिफरेंट डाटा जो है परचेज़ कर रहा है, तो वो आपको रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इमेज रिकॉग्निशन डाटा साइंस की एक एग्जांपल है। अगर आपने फेसबुक पे अपना इमेज जो है अपना किसी दोस्त का इकट्ठे सेल्फी ली और आपने उसे अपलोड कर दिया, तो आपको टैगिंग की ऑप्शन देता है कि आपका अपने टैग करें अपने फ्रेंड का लेबल। तो वो किस वजह से होता है? वो इमेज रिकॉग्निशन है, डाटा साइंस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। व्हाट्सएप के अंदर जब आप बार कोड करते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर, तो वो क्या है, उसकी एक स्कैनिंग है, इमेज रिकॉग्निशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर दूसरी एक थर्ड एग्जांपल है इमेज रिकॉग्निशन की। गूगल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इमेज दे के उससे मिलता जुलता इमेज जो है अपने फ्रेंड का वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या है, जैसे आपकी गूगल वॉइस है, सीरी है, वगैरह सारी की सारी एप्लीकेशन क्या है, डाटा साइंस की मदद से ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, आप जब भी किसी बात करते हैं तो टेक्स्ट में लिखा जाता है, तो ये क्या है, ये भी स्पीच रिकॉग्निशन की कंडीशन है, और वो उसी की मदद से। गेमिंग के अंदर भी आप जो आज हमें गेमिंग नज़र आ रही है, वो उसका कमाल ये है कि वो जैसे आपकी ई स्पोर्ट्स है, सोनी है, निंटेंडो है, ये सारे के सारे आपका डाटा साइंस के एल्गोरिदम जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम इसमें लिखे होते हैं, जो क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देता है या अपग्रेड कर देता है। एज अ प्लेयर मूव अप, जो प्लेयर जो है बड़ी स्टेज पे जाता रहता है, उसकी लेवल जो है एनहांस करता रहता है। इन मोशन गेमिंग आल्सो यू ओपोनेंट कंप्यूटर जो है एनालिसिस योर प्रीवियस मूव्स एंड अकॉर्डिंगली शेप्स अप इट्स गेम। सर आपने देखा होगा ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कर देता है। ये इसकी कुछ एग्जांपल थी। अच्छा, अब डाटा साइंस जो है अडॉप्ट कैसे करना, मैंने शुरू में बताया था कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल व्हेन वी डोंट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। उस वक्त नहीं करना जब हमारे पास सिस्टम है, काफ़ी डाटा है, और हम उसके ऊपर इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो आप फ़ौरन से डाटा साइंस अप्रोच जो है वो ऐड कर दें। अगर आप अभी हम पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज़ किया जाए, इस पूरी लेक्चर की स्लाइड को, तो इसमें हमने सबसे पहले डेटा देखा कि डाटा साइंस इज़ द एरिया ऑफ स्टडी इन्वॉल्व extracting insight from the vast amount of data using various scientific methods, algorithm and processes। फिर है स्टैटिस्टिक है, उसमें विजुअलाइजेशन है, डीप लर्निंग है, ये उसकी फील्ड है। फिर मॉडल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड अप की। उसके बाद हमने फिर एसक्यूएल पाइथन देखा, मशीन लर्निंग की थोड़ा सा एक टच दिया। फिर उसके बाद हमने उसके डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, फिर हमने डेटाबेसेस देखे। उसके बाद हमने देखा कि पाइथन लैंग्वेज हैं कौन कौन सी है, फिर डाटा एनोटेशन की बात की, और आज हमने सारे के सारे डेटाबेस का एक ओवरव्यू ले लिया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपके डाटा साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर नोट्स को ज़रूर पढ़ें, और जो उसमें टास्क दी गई है, पाइथन का ट्यूटोरियल है, ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नए रिकॉर्डेड वर्जन के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।